हेलो गाइस, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हम पढ़ चुके हैं चार्जेस पर। ठीक है, तो अब हम कुछ उसका न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक, पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है, A free pith ball A of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. What must be the nature magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary? ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन जो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि एक हमारे पास एक पिथ बॉल है, इसको हमने ए नाम दे दिया है। ये फ्रीली सस्पेंडेड है, थ्रेड से जिससे सस्पेंड करना चाहे, लटकाना चाहे, तो ए से सस्पेंडेड है। इसके जस्ट नीचे एक और पिथ बॉल है जिसका नाम इन्होंने बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका इन्होंने मास दे रखा है 8 ग्राम। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज भी बोली है कि बी को हम बी को कितना चार्ज दें, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्लस उसका नेचर क्या होगा बी का, ताकि जो हमारा ए है ये वाला, ये हमारा स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी मतलब एक ही पोजीशन पर रहे। ठीक है, फिक्स्ड रहे। तो स्टेशनरी ये रहेगा कब, पहले ये देखिए। स्टेशनरी कोई भी बॉडी होती है, ठीक है, वो कब स्टेशनरी रहती है, जब उस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेज हैं उन सबका अलजेब्राइक सम या फिर सारी फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रही हो। ठीक है, तो वही चीज है इसमें। तो अगर इसमें मान लिया हम बी को नेगेटिव चार्ज देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज देने पे ये वाला अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये वाला इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज दे रखा है, ये चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि इसका ए का चार्ज है। ठीक है, तो अगर हमारा बी वाला, अगर हम मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को बोल देते हैं, तो इसको ये रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ इसको रिपेल कर रहा है। और जो ए का हमारा मास दे रखा है इन्होंने 8 ग्राम, तो हमेशा किसी भी बॉडी में फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा डाउनवर्ड लगती है। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है mg। तो इसका mg डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा b को अगर हम नेगेटिव चार्ज देते हैं तो हमें इसमें जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, एडिशन फोर्स हो जाएगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो फिर ये बॉडी डाउनवर्ड में चलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इन्होंने बोला है कि इस बॉडी को हमें स्टेशनरी रखना, ऊपर वाली बॉडी को। ठीक है, तो स्टेशनरी कब रहेगा, जब ये बॉडी इसको रिपेल करे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन, और mg उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो जब भी ये बॉडी हमारा स्टेशनरी रह सकती है। ठीक है, तो इसका जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस हमें इन्होंने दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। इसका इन्होंने चार्ज पूछा है। ठीक है, चार्ज कैसे निकालेंगे, अब देखिए, ये जो ऊपर वाली जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ इसकी रिपल्जन की, इसकी F की वैल्यू हमेशा कूलम लॉ से हम निकालेंगे। फोर्स ऑफ रिपल्जन F इक्वल्स टू क्या होगा, K टाइम्स Q1 Q2 या QA ले लीजिए, Q ऑफ A Q ऑफ B डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर इज 0.05 स्क्वायर, क्योंकि हम मीटर में लेंगे 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी फोर्स हो गई कौन सी, हमें एक चार्ज हमें मालूम है, इस K की वैल्यू हम लेते हैं 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर इनटू एक चार्ज की हमें वैल्यू उन्होंने दे रखी है 5 × 10⁻8 सॉरी -8, और दूसरे की हमें मान लेते हैं इसका QB, जो कि हमें निकालना। ये हमारी फोर्स हो गई। अब हम mg ले लेते हैं। mg कितना, वो मास दे रखा है 8 ग्राम, उसको ट्रांसफर कर लेंगे उसमें kg में, तो 8 × 10⁻³ इंटू 9.8, ये हमारा कितना हो गया, mg के बराबर। ठीक है, अब क्योंकि फोर्स हमें बैलेंस करनी है, तो ये वाली और ये वाली mg, ये दोनों को हमें बैलेंस इक्वेट करना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 9 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁸ इंटू QB डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.05 इज इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁸ इंटू 9.8। यहाँ से हम QB निकाल लेंगे। QB इज इक्वल्स टू 8 × 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 0.05 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 9 4 टाइम्स 45 इंटू 10⁻⁴।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये क्योंकि हमने बोला ही है पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके गाइस, आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। और क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस आई थिंक लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन है 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m kg and charge small q coulomb are suspended from a point by insulating thread each l meter long but of negligible mass। ठीक है, मास हम नेग्लिजिबल ही मानते हैं ज्यादातर, इसीलिए हम पॉइंट चार्जेस लेते हैं। इफ थीटा इज द एंगल each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained। मतलब जो थीटा एंगल है, जो थ्रेड को जब हम सस्पेंड कर रहे हैं स्मॉल स्फीयर्स को, तो जो एंगल को जो बना रहा है वर्टिकल के साथ, जब दोनों स्फीयर्स हमारे इक्विलिब्रियम अटेन कर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो एंगल है वो थीटा है। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4mg n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा इंटू 4πε0। अब देखो यहाँ से हम एक चीज ये देख सकते हैं, अगर हमने उधर क्वेश्चन पे तो थोड़ा गौर ना करें तो इस जो हमारा जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, उससे हम ये देखें कि इसमें 4πε0 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है प्लस mg क्यू। तो देखो ये चीज जो आती है ना, क्यू स्क्वायर आ रहा है, क्यू स्क्वायर इसकी वजह से आ रहा है। तो अगर क्यू स्क्वायर अगर 4πε0 को अगर हम इधर लेके जाएं तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है आर स्क्वायर के समथिंग इक्वल होगी, ठीक है ना। जब ये इसी तरीके से आ रहा है, अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो हमारी फोर्स की वैल्यू होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स हम बोले 1/4πε0 q1 q2/r स्क्वायर। तो q1 क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, चार्ज दोनों का सेम है q, ठीक है, और ये q स्क्वायर हो गया, q1 q स्क्वायर हो गया 1/4πε0 ये जा रहा है। तो ये जो आ रही है वैल्यू हमें आर स्क्वायर के बराबर, जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके बराबर वैल्यू होनी है, ठीक है। तो वही हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, ठीक। ये दो हमारे स्फीयर्स हो गए बी और सी। ये हमारा पॉइंट जहाँ से सस्पेंडेड है, और ये जो एंगल है ये वाला इन्होंने एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। तो ये चीज हमें पता है, जब कभी हम किसी बॉडी को थ्रेड से लटकाते हैं, ठीक है, तो उसमें एक फोर्स लगता है जिसे हम टेंशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसका डायरेक्शन हमेशा अबव होता है इसके थ्रेड के ऊपर की तरफ। तो ये टी फोर्स यहाँ लग रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो इसकी फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर की तरफ लगेगा, ये एफ, इसका एक फोर्स नीचे लगेगा एम जी, ठीक है। अब देखो ये जो है ये परपेंडिकुलर, ये सॉरी पैरेलल, इधर एक और लाइन अगर हम ड्रॉ कर देते हैं जस्ट पैरेलल ये, ठीक है, और एंगल ये वाला जो होगा वो थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल इसके है, ये इसके पैरेलल, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल, ये अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स हो जाएंगे ये और ये, ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये भी थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब देखो जो हमारे हम वेक्टर फॉर्म में देख चुके हैं, जो वेक्टर हमारा जिस साइड के साथ एंगल बनाता है उसी के अलोंग एक उसका कॉस कंपोनेंट होता है, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है उसका कंपोनेंट साइन में होता है, ठीक है। तो इधर हो गया हमारे पास टी कॉस थीटा, और इधर हमारे पास हो गया टी साइन थीटा, ठीक है।
अब हमारे पास सारी फोर्सेज है, इन सारी फोर्सेज को हम बैलेंस करना है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम हमें अटेन करना है, ठीक। तो हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, हमें लिख दें T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ठीक। एक इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारा T sin थीटा इक्वल्स टू f, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए T जो टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो उसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट देखिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, अगर एडिशन में सब्ट्रैक्शन में होता तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके उसको एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें कोई भी किसी भी कंपोनेंट को हमें एलिमिनेट करना है तो उसके लिए हमें डिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। कभी भी इक्वेशन में अगर डिवाइड करते हैं ना इस टाइप की इक्वेशन में, तो हमेशा एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करते हैं और आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया mg अपॉन सॉरी f अपॉन f अपॉन, ठीक है। टी से टी कैंसिल हो गया हमारा, इधर क्या बचा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू mg इनटू tan ऑफ द एंगल, ये हमारी इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम इस f की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो f इक्वल्स टू जो होगा फोर्स का रिप्रेजेंट होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 दैट इज q स्क्वायर हो जाएगा हमारा, अपॉन दोनों बीच की डिस्टेंस कितना, bc का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम BC का होल स्क्वायर या BC कैलकुलेट कर दें सिर्फ, ठीक है, तो हम मिल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हम BC रख देंगे, क्योंकि BC ही सिर्फ हमारा अननोन बचा है। F की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बाकी सारा आ जाएगा, तो सिर्फ BC हमारा अननोन बचा है बस, ठीक। तो BC जो है हमारा, BC इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ BD, 2 टाइम्स ऑफ BD है हमारा BC। यहाँ से अगर हम देखें ये BC है, इतना BD है, तो 2 टाइम्स ऑफ BD हो गया BC, ठीक है। अब हम BD अगर हम देखें, BD अगर हम निकालें BD, ठीक है, तो BD जो होगा हमारा, ये क्या है सर, परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम इसको ट्राइंगल में देखें, ABD ट्राइंगल में, तो ये हमारा एंगल है, तो जो एंगल के साइड साथ में जो हमारा ये साइड है, ये बेस, इसके जस्ट अपोजिट में ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो यहाँ सॉरी ये एक बार बताना भूल गया, ये जो लेंथ है इसकी थ्रेड की, ये L है, दोनों थ्रेड सेम है, इसकी भी लेंथ L है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया BD परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये L हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो BD के अगर हम निकालें तो BD अपॉन हाइपोटेन्यूज L परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल साइन थीटा। तो इसकी हम वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से BD हो गया, BD इक्वल टू L साइन थीटा। तो हमारा BC जो आ गया वो आ गया 2 इंटू L इंटू साइन ऑफ द एंगल, ठीक है। तो BC का स्क्वायर कर देते हैं, तो BC स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है। तो इस 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के लोग यहाँ पे रख देते हैं। अब हम वाला इरेज कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया, वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस F की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू mg इंटू tan ऑफ द एंगल, ठीक है। ये रेस कर देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत है नहीं, ठीक, ठीक है। अब हमें यहाँ से Q स्क्वायर निकालना है, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू mg, इसी फॉर्म में लिख देते हैं, 4 टाइम्स यहाँ से ले लेते हैं, 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा देन tan थीटा ब्रैकेट 4 पाई एप्सिलॉन। यही चीज हमको प्रूफ करनी है, देखा गाइस।
नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा टफ, इजी क्वेश्चन। ओके, तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलम्स लॉ के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इस चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो कभी हमारे पास किसी प्लेन में दो से ज़्यादा चार्जेस हैं। अभी तक हमने लोग सिर्फ दो चार्जेस की बात की है। ठीक है, तो दो से अगर ज़्यादा चार्जेस हैं किसी प्लेन में, उस वक्त हम फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसी के लिए हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि मान लिया हमारे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तीन चार्जेस हमने ले लिए, हम कितने जितने चाहे मर्जी उतना ले सकते हैं, एन तक ले सकते हैं, Q1 Q2, यहाँ पे हमने ले लिया Q3, Q3। ठीक है, ये ओरिजिन है। ठीक, अब हम जब कभी भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लेते हैं तो हमेशा हम इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेन करता है वो ये है कि अगर हम किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना चाहें, ठीक है, तो एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा वो हमारा वेक्टर सम होता है जितनी भी फोर्स एक्सर्ट होती है उस चार्ज पे। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसी के करस्पॉन्डेंट, जिसके रिलेटिव में सारे जितने भी हमारे चार्जेज हैं उन सबकी डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओरिजिन चूज किया, सबकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये R1 पे हो गया, ये R2 पे हो गया, ये R3 डिस्टेंस पे हो गया। ठीक है, R1 R2 एंड R3 वेक्टर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें हम इसमें कोई एक चार्ज ले लेते हैं, मान लिया हमने Q3 ले लिया, Q3 पे हमें टोटल फोर्स निकालनी है। ठीक है, Q3 पे कितना टोटल फोर्स होगा, तो F3 वेक्टर, क्योंकि इसमें वेक्टर हम लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, F3 जो होगा टोटल फोर्स वो क्या होगा, जो हमारा 3 पे ड्यू टू 1 लग रहा होगा, F31 प्लस F3 पे 2 की वजह से लग रहा होगा, F3 2। ये हो गया हमारा टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q3 चार्ज ड्यू टू Q1 एंड Q2 इज इक्वल्स टू फोर्स exerted on Q3 due to Q1 plus force exerted on Q3 due to Q2। ठीक है, अब all the charges are the positive charge। ठीक है, इसमें जो यहाँ से अगर ये फोर्स लगा रहा होगा इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रिपेल करेगा तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस पे। ये मान लेते हैं हमारा F ऑफ 3 2। ठीक, इधर अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स लगा रहा होगा। दूसरा, इस पे ये जो फोर्स लगा रहा होगा, ये ऐसा फोर्स लगा रहा होगा, ये F ऑफ 3। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम F ऑफ 3 1 लिखें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 या Q1 Q3 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये हमारे सारे वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम Q1 से Q3 की तरफ जाएं, ये डिस्टेंस, तो ये कितना होगा, R1, क्योंकि हम 1 से 3 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, R1 3। वही सिमिलर वे में ये अगर हम इधर की तरफ जाएंगे 2 से 3 की तरफ, तो ये होगा R2 3 वेक्टर। ठीक,
Q1 Q3 ये हो गया हमारा R13 जो कि हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, R13 मैग्नीट्यूड इनटू R13 का यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा टोटल मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड में जब हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा फोर्स इन वेक्टर, ठीक है। अब हम R13 ये ले लेते हैं कि R13 हमें निकालना कैसे, ठीक है। तो हमें क्लास 11th में वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया गया था, एक बार आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ वो, ठीक है। उसमें क्या था कि एक वेक्टर हमने लिया, ट्रायंगल की शेप में हमें सारे वेक्टर्स लेने हैं। ये हमारा वेक्टर कोई ए है, ठीक है, इसकी हेड पे नेक्स्ट वेक्टर की हमने टेल लेनी है, ये लिया बी वेक्टर, ठीक है। अब इसकी हेड पे नेक्स्ट वेक्टर की टेल लेनी है, ये ले लिया हमारा सी वेक्टर, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है हमारा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 मींस algebraic sum of all the vectors is equals to vector sum, sorry algebraic sum, sorry vector sum of all the vectors equals to 0। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर हम इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें, इस डायरेक्शन में कर दें, तो यहाँ पे सी का जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, हमें R13 निकालना है, R13 वेक्टर, ठीक, कैसे निकालेंगे, R13 ये है R1 प्लस R13 माइनस R3, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। R1 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर प्लस R13 वेक्टर इज सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ R3 वेक्टर इक्वल्स टू 0। हमने इस वाले ट्राइंगल में ओ, इसको नाम दे देते हैं ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल में हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसमें अप्लाई किया, ठीक है। तो हम R1 का डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट किया, ओरिजिन से R1, यहाँ पे हमें टेल मिली, इसका हेड, ठीक है, ऑलराइट, देन प्लस R13, यहाँ पे आगे नेगेटिव डायरेक्शन में R3, इसलिए हमने माइनस ऑफ R3 यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको R3 को उधर ट्रांसफर करें और R1 को उधर ट्रांसफर करें, क्योंकि हमें R13 निकालना है, तो R13 वेक्टर जो होगा हमारा वो होगा R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो ये हमें R13 की वैल्यू मिल गई, R13 की वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ही लिखना पड़ेगा, ठीक। तो F31 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R3 माइनस R1 मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसको, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर को अगर हम रिप्लेस करते हैं R13 यूनिट वेक्टर को, तो क्या लिखते हैं R13 वेक्टर अपॉन R13 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, R13 वेक्टर मतलब यही हो जाएगा R3 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, ठीक है, ये स्क्वायर और ये यहाँ पे R13 का मैग्नीट्यूड, तो टोटल हमारा हो जाएगा Q, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलर वे में हम निकाल लेंगे इसका, नेक्स्ट वाला पार्ट है सिमिलरली F32 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R3 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R3 माइनस R2 वेक्टर, ओके, ये हो गया। अब इन दोनों को सम कर देंगे। अगर हम इन जनरल अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें कि अगर मान लीजिए कि n नंबर ऑफ फोर्सेज है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ फोर्सेज के लिए हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा तो क्या बनेगा, देखते हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेज होगा, तो अगर हम फोर्स ऑन
Q3 निकालना चाहें तो टोटल फोर्स अगर n चार्जेस है तो क्या होगा F34 क्योंकि 3 तो हमारा ऑलरेडी है, ये F34 प्लस F35 मतलब फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q5 प्लस अप टू F3 इंटू n। F3 मतलब जो nth चार्ज होगा उसकी वजह से जो Q3 पे होगा फोर्स, वो ये फोर्स है, ठीक है। इन जनरल अगर हम लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन रहेगा, सब में कॉमन होगा ये। बाकी हमारा चार्जेस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस वाला R3 माइनस R1 का क्यूब का Q इंटू R3 माइनस R1 इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, प्लस नेक्स्ट वाला Q3 Q2 डिवाइडेड बाई R3 माइनस R2 नेगेटिव का क्यूब इंटू R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर फॉर्म प्लस अप टू ऐसे ही अगर हम nth चार्ज को लिखना चाहें तो Q3 Qn डिवाइडेड बाई R3 माइनस Rn वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसका होल क्यूब इंटू R3 माइनस Rn, ठीक है। तो ये हमारा इन जनरल इसका फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, ओके। गाइस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया है, ठीक है, IIT में क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है IIT क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो मींस 10⁻⁶, आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस एट डिस्टेंस x equals to 1 meter, x equals to 2 meter, x equals to 4, 8 and so on. Find the total force acting on a charge of 1 coulomb placed at origin. तब x एक्सिस बनाना, मान लिया x एक्सिस, ये हमारा ऑरिजिन, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, एक डिस्टेंस 1, then 2, then 4, then 8, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम, बाकी चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं। चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q1 Q2 Q3 Q4 Q4, ठीक है। सबका जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है उनके ऊपर वो है 4 माइक्रो कूलम। अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अगर हम देखें तो F अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऐसे F इक्वल्स टू हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ब्रैकेट जो हमारा ये वाला चार्ज होगा 1 कूलम वाले को अज्यूम कर लेते हैं इसको स्मॉल q, ठीक है। 1 कूलम वाले चार्ज को स्मॉल q ले लेते हैं, तो स्मॉल q इंटू कैपिटल Q1 डिवाइडेड बाई जो इसकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, जो कि 1², ठीक, प्लस Q इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, अब ये कितनी डिस्टेंस हो गई 2, प्लस नेक्स्ट इसका क्या होगा थर्ड का Q इंटू Q3 डिवाइडेड बाई इसकी डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, दैट इज 4² एंड सो, ठीक है। तो अब क्योंकि Q1 Q2 Q3 सबका चार्ज जो है ना वो सेम है, 4 माइक्रोकूलम चार्ज है सबके ऊपर, ठीक है, सबकी वैल्यू सेम है। तो ये ऊपर का जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो सब में कॉमन होगा, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमारी स्मॉल q की वैल्यू 1 कूलम है, 1 कूलम इंटू और जो हमारा कैपिटल Q है सबकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, दैट इज 4 × 10⁻⁶ अंडर ब्रैकेट 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/4² प्लस अप टू इनफाइनाइट, ठीक। तो क्लास 10th आई थिंक 11th में मैथमेटिक्स में हम लोगों ने
जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, ठीक है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, जीपी फर्स्ट टर्म अगर जीपी का रन है तो ए, नेक्स्ट टर्म इज ए आर, देन ए आर स्क्वायर अब टू ये जाता है ए आर टू दी पावर, ये जीपी, ठीक है। बस का जो रेशियो जो होता है वो हम लेते हैं सेकंड टर्म, जस्ट लाइक जैसे हम एपी में करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें माइनस करते हैं, इसमें हम डिवाइड करते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया, ए आर डिवाइडेड बाई ए से कैंसिल, तो आर हमारा जो आता है वहाँ पे क्या होता है, आर डिफरेंस होता है, वही सेम यहाँ पे डिफरेंस है, जियोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंस है आर, ठीक है। तो यही आप इसी को अगर हम सम ऑफ जीपी इनफाइनाइट सीरीज में अगर हम ले सम ऑफ जीपी इनफाइनाइट सीरीज के लिए अगर हम लें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन 1 माइनस, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें जो हमने यहाँ पे ये लिया है, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1, नेक्स्ट 1 अपॉन 4, नेक्स्ट 1 अपॉन 16, नेक्स्ट 1 अपॉन 8 होता है यहाँ पे 8 स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 64 अप टू। अगर हम इसका जी वो निकालना चाहें, रेशियो निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/4 अपॉन 1/4। अगर हमें चेक करना है कि क्या ये जीपी है तो 2-3 टर्म्स का हमें रेशियो निकाल देना और उनको देखना है कि वो सारे के सारे मैच करने चाहिए, ठीक है। अगर इसका इससे निकालें 1 अपॉन 64 अपॉन 1 अपॉन 16, इसका आंसर भी 1 अपॉन 4 ही आएगा, 16 ऊपर 64 है 64, ठीक है। उसका मतलब ये जीपी में है, इसका जो रेशियो है वो इसका कितना है 1 अपॉन 4, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें पता है 1, ठीक है। तो सम ऑफ जीपी अगर हम निकालना चाहते क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, ठीक है। 1 माइनस 1/4 दैट इज 1 अपॉन 3/4 दैट इज 4/3, इसका ये आंसर आ गया इतने टर्म्स का। इसमें अगर हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें ये हो गया 4, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ 9 कूलम, 9 कूलम न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इनटू 9 × 10⁻⁹ 9 × 4/3, ठीक। तो इसका आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 4.8 × 10⁻⁴ कूलम 4 न्यूटन पर, ठीक। आई थिंक क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है वाला, ट्राई कीजिए अपने खुद से। लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंसीडर द चार्जेस Q and minus Q placed at vertices of equilateral triangle as shown in this figure. What is the force on each charge? ठीक, हमको तीनों चार्जेस पे फोर्स निकालनी है, ठीक। इन्होंने दे रखा है कि ये वर्टिकल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी वर्टिसेस पे हमें 3 चार्जेस प्लेस्ड हैं, ठीक है। तो लेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो साइड्स की जो लेंथ है वो r है, इक्विलेटरल जो सबकी r ही होगी, ठीक है। अब हम इसमें फोर्सेस की डायरेक्शन बनाते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो ये अगर हम सिर्फ ए पे देखें तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा इसका। ये जो है बी पे, जो बी वर्टिसेस पे जो इस पे ये क्यू रखा हुआ है, ये इसको रिपेल करेगा ये डायरेक्शन में, ठीक। तो इस पे अगर हम देखें तो ये फोर्स हम एफ, क्योंकि सेम हमारी डिस्टेंस है आर, सेम चार्ज है, सिर्फ फोर्स का होगा कि फोर्स हमारा अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा, ठीक है। बाकी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबका सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एफ होगा और यहाँ पर भी एफ होगा, ठीक है।
इसमें अगर हम देखें तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो ये भी एफ होगा और ये भी एफ होगा। इसको अगर हम देखें तो दोनों की इसमें अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन का होगा फोर्स, तो ये हमारा एफ और ये भी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें ये पता होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे ईच इक्वल टू 60 डिग्री होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया, ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री है और ये एंगल 60, ठीक। तो ये 60 है, तो ये कितना बचा 120, ये कितना बचा 120, ठीक है। तो अगर हम फोर्स ऑन ए पे निकालना चाहें, टोटल फोर्स क्या होगा ए पे, ठीक है ना, ए पे अगर हम फोर्स निकालना चाहें, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इसको, ठीक है, फोर्स ऑन ए, ठीक। अब देखिए ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है, एक ये साइड है एक ये साइड है, अगर हम वेक्टर को इसको डिस्प्लेस करते हैं इधर की साइड ये, ठीक, तो यहाँ पे जो उसका रिजल्टेंट निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, ये होगा एफ एट ए, ठीक है। तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमारा फॉर्मूला जो बनता है इसका फोर्स का, वो क्या होता है अंडर रूट, अगर हम F1 F2 लेना चाहें सिंपल एफ ही ले लेते हैं, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, सिंपल इन जनरल सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं इसका कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो उस केस में क्या होगा, फिर डाउट थोड़ा रह जाएगा। दो हमारे वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट लिखें तो रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के बीच से जाएगा, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन ये रहेगा, इसका डायरेक्शन ये रहेगा, तो ये जो होगा इसका रिजल्टेंट आर, तो इसका आर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमारा अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें इसको, तो आर की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन, ठीक है। तो ये हमारा होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसमें फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स ऑन ए अगर हम निकालना चाहें, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें, ये हो जाएगा अंडर रूट ए पे जो ए पहली फोर्स है वो एफ स्क्वायर है, प्लस दूसरी भी एफ स्क्वायर है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन बोथ दी फोर्सेस, ठीक है। तो इस केस में दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस कितना है 120, तो कॉस ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि कॉस 120 जो होता है हमारा वो कितना होता है -हाफ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा एफ का एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस ये हमारा f इंटू एफ इंटू 2 दैट इज 2f स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये -1 इंटू एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और यहाँ पे 2f स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सिंपल अंडर रूट में एफ स्क्वायर बचा, रूट है स्क्वायर है हट जाएगा तो ये बचेगा सिंपल एफ, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया एफ, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें एफ वेक्टर, तो हमें इसकी डायरेक्शन बतानी होगी कि ये किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो इसका रिजल्टेंट है एफ, ये किस डायरेक्शन में बी टू सी डायरेक्शन में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसमें बी सी कैप, मतलब यूनिट वेक्टर फ्रॉम सॉरी सी टू बी, नो बी सी, बी टू सी में यूनिट वेक्टर जो होगा वो हमारा एफ ए का टोटल वेक्टर फॉर्म में इसका फोर्स हो गया। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें एफ, क्योंकि जो इस पे लग रहा है ए पे वही हमारा बी पे सेम है, सिर्फ सी के लिए डिफरेंस होगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, तो एफ ऑन बी में अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें उसका भी यही रिजल्ट आएगा एफ, बस उसका डायरेक्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये दैट इज ए टू सी, ए सी कैप, ठीक। अब हम इसमें थर्ड फोर्स निकाल देते हैं, फोर्स ऑन एफ सी, एफ सी पे अगर हम फोर्स निकालें वेक्टर फॉर्म में निकाल देते हैं सीधा, इसका डायरेक्शन होगा किस डायरेक्शन में होगा, ये जस्ट इसके मिडिल में परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक।
ये हो गया। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें पहले लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू कॉस। अब एंगल यहाँ पे कितना है 60, यहाँ पे सब में 120 था लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 जो होता है कॉस 60 कितना होता है हमारा प्लस 2f स्क्वायर। कॉस 60 कितना होता है बताइए। cos 60 हमारा होता है sin 30 और cos 60 दोनों इक्वल होते हैं। तो sin 30 होता है 1/2, cos 60 भी 1/2। जैसे हमारा sin 60 होता है √3/2, वही सेम होता है cos 30 दैट इज √3/2। मतलब दोनों का एकदम एंगल जो रहता है वो हमेशा दोनों के सम जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। तो उसके जस्ट अपोजिट मतलब सेम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया 2f स्क्वायर इंटू cos 60 कितना हो गया sin 30 दैट इज 1/2। तो 1/2 से ये 2 कैंसिल, 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू 3f स्क्वायर अंडर रूट में 3f स्क्वायर। f स्क्वायर f लगा हुआ है इसके लिए √2 उसका हट जाएगा तो √3 बचेगा, √3 इंटू एफ। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। अगर हम इसका डायरेक्शन लिखना चाहें तो हम सीधा लिख देंगे क्या, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। ओके गाइस, ये था आज तक के लिए, ये आज तक के लिए था गाइस, ये अभी तक के लिए था। और अगर आपको जो भी मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें आपको कोई भी डाउट हो या आप और भी क्वेश्चन अपने खुद से ट्राई कीजिएगा, जितना हो सके उतना ट्राई कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसके लिए आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में फिजिक्स से रिलेटेड क्लास 12 या जो भी क्लास अप टू क्लास 12 तक जो भी हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। प्लस भाई गाइस, ये मेरी पहली वीडियो थी। अभी तक इससे पहले मैंने कभी भी टीचिंग लाइन में कोई वीडियो अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन करने के लिए आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस जितनी बार इनको लाइक कीजिए और जितना हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक उसको शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। ओके गाइस, ऑल दी बेस्ट, बाय।